सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का जो टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग थ्योरी, यानी निर्णय निर्माण सिद्धांत। ये जो टॉपिक है ये बीए फाइनल और एमए प्रीवियस में जो पुस्तक है भारतीय शासन एवं राजनीति, उसके सिलेबस का हिस्सा है। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस से फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। इसमें एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन ये आता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के निर्णय निर्माण उपागम का विस्तृत वर्णन कीजिए या निर्णय निर्माण सिद्धांत की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये सारे जो उपागम हैं ये अध्ययन के तरीके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में घटित घटनाओं को कैसे समझा जाए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर घटनाएं कैसे घटित हो सकती है इसका अंदाज़ा लगाया कैसे जाए, और जो घटनाएं घटित हुई हैं उनकी व्याख्या कैसे की जाए। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न उपागम और सिद्धांत हैं, पिछले वीडियो में हम यथार्थवादी उपागम के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे निर्णय निर्माण सिद्धांत के बारे में। दरअसल ये निर्णय निर्माण सिद्धांत जो है ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उन सभी घटनाओं के पीछे कुछ निर्णय होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो एक्टर्स होते हैं उनके निर्णयों का परिणाम होती हैं। उनके द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं। वो डिसीजन लेने वाला एक व्यक्ति हो सकता है या व्यक्ति समूह हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्त घटनाएं किसी न किसी निर्णय का परिणाम होती हैं। जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया तालिबान के विरुद्ध, या इराक पर आक्रमण किया, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के निर्णय का परिणाम था। वो इसलिए किया क्योंकि 2001 में अमेरिका पर अटैक हुआ। तो परिस्थितियों के साथ साथ व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उस निर्णय को लेने के लिए जिम्मेदार होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हमें समझना है तो हमें उन निर्णयकर्ताओं को समझना होगा जिनके निर्णयों के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में निर्णय प्रक्रिया उपागम का एक बहुत खास स्थान है और इसका स्थान हमेशा रहेगा। ये जो निर्णय निर्माण सिद्धांत है इसको जो है SBS नमूना भी कह देते हैं। SBS नमूना क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो जनक हैं वो हैं स्नाइडर, रिचर्ड स्नाइडर, HW ब्रुक और बर्टन सैपिन। तो स्नाइडर बर्ग सैपिन नमूना बोलते हैं। स्नाइडर बर्ग और सैपिन नमूना या SBS नमूना इसको कहा जाता है। स्नाइडर बर्ग और सैपिन से पहले 1738 ईस्वी में निर्णय निर्माण का जो सिद्धांत था उसके विकास में डेविड बर्नौली की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो विचारक हैं उनका मानना है कि जो डिसीजन जो होते हैं उन डिसीजंस को समझने के लिए डिसीजन प्रोसेस को समझना आवश्यक है, निर्णय प्रक्रिया को समझना आवश्यक है, और उस निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अलग अलग तत्व, अलग अलग कारक हैं। जैसे निर्णय निर्माण सिद्धांत के एक प्रमुख विचारक हेराल्ड ए मार्गेट स्प्राउट ने कहा कि निर्णय प्रक्रिया को पर्यावरण एक प्रभावित करता है। पर्यावरण का मतलब होता है परिस्थितियाँ, हालात। कोई भी राज्य के द्वारा किसी द्वारा जब कोई फैसला लिया जाता है विदेश नीति के संबंध में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के संबंध में, तो उस देश की घरेलू परिस्थितियाँ क्या है या उस समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण क्या है, वो उस निर्णय प्रक्रिया को अवश्य प्रभावित करता है। जैसे अपन बात करें कि शीत युद्ध के दिनों में हम कहने को गुटनिरपेक्ष थे, लेकिन हमारा झुकाव कहीं न कहीं सोवियत संघ की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि सोवियत संघ उस समय एक महाशक्ति था, अमेरिका के कद का राष्ट्र था। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया और दुनिया में एक महाशक्ति बचा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो शीतयुद्धोत्तर विश्व में भारत का रुझान अमेरिका की तरफ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो पर्यावरण है, जो परिस्थितियाँ हैं, जो घरेलू परिस्थितियाँ हैं, वो किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण में और निर्णय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अलेक्जेंडर जॉर्ज का मानना है कि विदेश नीति निर्धारण में और निर्णय प्रक्रिया में किसी भी राष्ट्र का नेतृत्व जो कर रहा होता है उस राष्ट्राध्यक्ष का, उस राजनेता का व्यक्तित्व जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। जैसे उसने बताया
कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को सफलता दिलाने में विंस्टन चर्चिल के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण योगदान था। विंस्टन चर्चिल नहीं होता तो शायद ब्रिटेन को द्वितीय विश्व युद्ध में वो सफलता प्राप्त नहीं होती। प्रोफेसर BM जैन ने अपनी जो पुस्तक है इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें कैनेडी और नेहरू के व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन किया और ये स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय संकट की स्थिति में जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी जो होती है, उसका एक बड़ा निर्णायक योगदान होता है। जेनिस ने एक पुस्तक लिखी थी विक्टिम्स ऑफ ग्रुप थिंक, उसमें निर्णय प्रक्रिया के ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। जेनिस ने कहा है कि निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में जो समूह होते हैं, उन समूहों का और समस्याओं का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। ग्राहम टी एलिसन ने 1971 में कहा कि निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में नौकरशाही का और राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने उदाहरण दिया 1962 के क्यूबा के मिसाइल संकट का। उन्होंने बताया कि क्यूबा का जो मिसाइल संकट था, उसमें क्रुश्चेव के साथ साथ एक महत्वपूर्ण योगदान जो था वो कनेडी के व्यक्तित्व का था और कनेडी के नौकरशाहों का भी उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान उस निर्णय प्रक्रिया में। इसके अलावा ब्रक और ग्रीनस्टीन जो हैं, उन्होंने कहा कि जो वियतनाम संकट जो था उसके संबंध में जो डिसीजंस लिए गए उसमें परामर्शी समूह और राजनीतिक पर्यावरण का एक अलग महत्व था। वियतनाम की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी, जो आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उनका, और जो विभिन्न प्रकार के जो ग्रुप्स वहाँ थे, उन सब का एक महत्वपूर्ण योगदान उस डिसीजन में रहा था। जॉर्ज W. बुश ने जब 2003 में इराक पर आक्रमण किया तो W. एलेक्जेंडर ने उस निर्णय प्रक्रिया को लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में समझने का प्रयास किया। रोजने और जोसेफ अमेरिकन विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि जॉर्ज बुश की जो विदेश नीति थी और उनके द्वारा जो निर्णय प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें उनके पूर्वाग्रहों और व्यक्तिगत अभिरुचियों का एक बड़ा योगदान रहा है। उनका मानना है कि इराक पर किए गए आक्रमण में जॉर्ज बुश पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। जीनो बैरन जो थे, उन्होंने फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में लिखा कि पश्चिमी और इस्लामिक विचारधाराएं जो हैं, इनका भी निर्णय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण योगदान समकालीन विश्व में है। उसने कहा कि इस्लामी दुनिया के बारे में दरअसल पश्चिम के जो देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब देशों की दो अलग अलग विचारधाराएं इन देशों में पाई जाती, दो प्रकार के गुट पाए जाते हैं। एक विचारधारा या एक समूह तो ये मानता है कि इस्लामी विचारधारा धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के अनुरूप है और इस्लामिक देशों में भी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को अपनाया जा सकता है। इस्लाम जो है वो डेमोक्रेसी के साथ चल सकता है। दूसरी विचारधारा ये है कि इस्लाम जो है धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना के अनुरूप नहीं है, वहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस स्थापित नहीं हो सकते, बल्कि इस्लामी राज्यों का उद्देश्य पूरे विश्व में एक इस्लामी विश्व व्यवस्था स्थापित करना है। तो इसी के कारण वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय नीति में हम देख रहे हैं कि पश्चिमी देशों और इस्लामिक देशों के मध्य टकराव बढ़ रहा है। जैसे कुछ समय पहले फ्रांस ने महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वो कहते थे कि फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का पक्षधर है। अभी हाल ही के दिनों में फ्रांस के विरुद्ध पैमाने पर प्रदर्शन इस्लामिक देशों में हो रहे हैं, जगह जगह पर हो रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि अभी फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमानुअल मैक्रों ने जो है मोहम्मद साहब के जो कार्टून किसी टीचर ने क्लास में दिखाए थे और एक इस्लामी व्यक्ति ने उन टीचर्स की हत्या कर दी, तो मैक्रो ने इसे एक आतंकवादी हमला कहा। तो राष्ट्रपति मैक्रो के विरुद्ध जो है जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ग्राहम एलिसन और रॉबर्ट जर्विस जो हैं, उनकी मान्यता ये है कि जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया होती है उसमें राजनेताओं और नीतिगतों का जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, उनकी व्यक्तिगत मान्यताएं और मूल्यों का विशेष महत्व होता है। एलिसन ने एक पुस्तक लिखी थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962, क्यूबा का मिसाइल संकट 1962। उसमें उन्होंने दो राजनेताओं, एक तो थे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और दूसरा सोवियत संघ के प्रधानमंत्री निकिता क्रुश्चेव, उन दोनों के व्यक्तित्व का बड़ा गहराई से विश्लेषण किया
और उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि संकट के मामलों में जो दोनों राजनेताओं थे उन्होंने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए, खासकर ख्रुश्चेव ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उस समय परमाणु युद्ध को टालने में अप्रत्याशित निर्णय लिया। अगर ख्रुश्चेव क्यूबा से अपने परमाणु हथियार, परमाणु मिसाइलें हटाने पर सहमत नहीं होते, अपने जहाज वापस नहीं लौटाते, तो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तीसरा विश्व युद्ध हो जाता। लेकिन ख्रुश्चेव ने निर्णय लिया, उन्होंने एक डेडलाइन जो कैनेडी ने उनको दी थी, वो डेडलाइन ख़त्म होने से घंटों पहले ही ख्रुश्चेव ने जहाज हटाने का और अपने परमाणु हथियार वहाँ से हटाने का एक साहसिक और दूरगामी निर्णय लिया और कैनेडी को इस निर्णय से अवगत कराया कि सोवियत संघ क्यूबा से अपनी परमाणु मिसाइलों को हटाने के लिए तैयार है। तो क्यूबा संकट जो था वो एक परमाणु युद्ध में बदल जाता, तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाता, लेकिन उसे टालने में उनके व्यक्तित्व और स्टेटसमैनशिप की भूमिका का पता लगता है। इसके अलावा मार्गरेट हार्मन जो हैं, उन्होंने निर्णय निर्माण प्रक्रिया में 8 प्रमुख तत्व बताए हैं। वो तत्व हैं राष्ट्रवाद, कि निर्णय लेने में राष्ट्रवाद का तत्व कितना है, जैसे आजकल हमारी जो मोदी सरकार है वो राष्ट्रवाद के तत्व पर बड़ा बल देती है। दूसरा, पर्यावरण को नियंत्रित करने की योग्यता में विश्वास कितना है, जो स्टेट एक्टर्स डिसीजन ले रहे हैं वो हालात को कंट्रोल करने का कितना विश्वास उनमें है। तीसरा, शक्ति की अनिवार्यता, कि शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, शक्ति अवश्य है, हमारी शक्ति कितनी है, और संबंधित मुद्दे या समस्या से उन राजनेताओं का हल करने में कितना लगाव है। इसके अलावा अलग अलग हालात को पृथक पृथक अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने और समझने की योग्यता होनी चाहिए। छठा, ये कहते हैं कि निर्णय निर्माण लेते वक्त अन्य लोगों पर अविश्वास, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर विश्वास केवल खुद पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा आत्मविश्वास से लबरेज होकर निर्णय लिए जाने चाहिए और कार्य विशेष पर बल दिया जाना चाहिए। मार्गरेट हार्मन ने ये 8 प्रमुख तत्व बताए हैं। निर्णय निर्माण सिद्धांत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नेताओं, विदेश नीतिकारों व विदेश नीतियों और जो कूटनीति को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व हैं, उन सब के व्यवहार, मनोदशा और रणनीति को समझने में लाभप्रद सिद्ध हुआ है। यानी निर्णय निर्माण सिद्धांत से हम देख पाते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को यदि समझना चाहते हैं तो उन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को घटित करने के पीछे कुछ डिसीजंस रहे हैं। वो डिसीजन लेने वाले जो लोग थे उनकी मनोदशा और व्यवहार को समझकर हम कोई निर्णय ले सकते हैं। इनके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है कि कौन से देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की क्या नीतियाँ और तौर तरीके होंगे। यानी ये हम बता सकते हैं कि कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी मनोदशा कैसी है, उसका व्यवहार क्या है। तो इनके आधार पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या निर्णय लेने वाला है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा अफ़गानिस्तान में अमेरिकी सैनिक आक्रमण किया गया। फिर इसके अलावा बाद में 2003 में यूएनओ और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार कर इराक पर आक्रमण कर दिया। तो इससे ये पता लगता था कि बुश जैसे लोग किसी भी कठोर निर्णय को लेने से संकोच नहीं करते। उनके निर्णय, उनकी जो पर्सनल प्रायोरिटीज़ हैं, व्यक्तिगत प्राथमिकताएं हैं, उनकी पसंद है और उनकी साहसिक निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। इसका प्रभाव अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों पर भी पड़ता है कि भविष्य में बुश के नेतृत्व में अमेरिका की नीतियाँ क्या हो सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व एक कठोर निर्णय लेने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व माना जाता है, तो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारक उनके इस व्यक्तित्व को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा विदेश नीति के मामले में क्या निर्णय लिए जा सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि निर्णय निर्माण सिद्धांत अपने आप में एक पूर्ण और सटीक सिद्धांत तो नहीं है, लेकिन वैश्विक राजनीति की घटनाओं को समझने में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन इसके द्वारा किया जाता है। इस सिद्धांत में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का या विदेश नीति का संचालन करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व, उस समय की परिस्थितियाँ, उसका पर्यावरण, उसके नौकरशाह कौन कौन हैं, उसके सलाहकार कौन कौन से हैं, उनकी सकारात्मक या नकारात्मक सोच और दृष्टिकोण, ये सब जो है निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। चीन जैसा जो साम्यवादी देश है उसमें निर्णय प्रक्रिया के अंदर ज़्यादा बाधाएं नहीं आती, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, बड़े देश में निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने के पीछे अनेक कारक होते हैं। जैसे श्रीलंका के अंदर जो लिटे था, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, उसको लेकर भारत की विदेश नीति घरेलू कारकों से प्रभावित रही। तमिलनाडु में चूँकि तमिल लोग निवास करते हैं
और श्रीलंका का जो लिट्टे जो आतंकवादी संगठन था उसमें जो तमिल थे वो श्रीलंका के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। तो भारत की विदेश नीति जो है कहीं न कहीं तमिलों के पक्ष में झुकी रही। तो श्रीलंका को लेकर भारत की विदेश नीति में हमारे घरेलू तत्वों का एक बड़ा योगदान रहा है। निर्णय निर्माण सिद्धांत का जो हम विश्लेषण करते हैं तो इसको राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक और सामरिक जो परिस्थितियां हैं उनके संदर्भ में विशेष रूप से इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के सुधार पर अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में शोध चल रहा है ताकि इस सिद्धांत को और अधिक वैज्ञानिक बनाया जा सके। होल्स्टी जो है उन्होंने निर्णय निर्माण सिद्धांत के 3 मॉडल बताए हैं। होल्स्टी ने 3 मॉडल कौन कौन से बताए? एक तो नौकरशाही राजनीति। इसके अंदर ये कहते हैं कि जितने भी निर्णय लिए जाते हैं दरअसल वो नौकरशाही संगठनों के भीतर जो सौदेबाजी होती है उसका परिणाम होते हैं, यानी निर्णय लेने में नौकरशाहों की एक अहम भूमिका होती है। लेकिन इस मॉडल की कुछ लिमिट्स हैं, जिसमें से एक लिमिट है अपूर्ण सूचना। और अपूर्ण सूचना किस लिए? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, निर्णय प्रक्रिया का केंद्रीयकरण होता है, पद सौंपानी की व्यवस्था और विशिष्टीकरण होने के कारण अपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जितना निर्णय के निर्माण में और निर्णयों को लागू करने में नौकरशाही जो राजनीति है और नौकरशाहों की जो आंतरिक सौदेबाजी है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पहला तो है नौकरशाही राजनीति मॉडल निर्णय निर्माण सिद्धांत का। दूसरा होल्स्टी ने बताया है समूह गतिशील नियम मॉडल। इस मॉडल के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं वो कई समूह की अंतर्क्रिया का परिणाम होते हैं। डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो किसी एक छोटे समूह या अभिजात समूह जो लीड कर रहा होता है उसके द्वारा लिए जाते हैं। अब कुछ कार्यों को निपटाने के लिए कुछ समूह प्रभावशाली हो सकते हैं, कुछ कार्यों के लिए कम हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रुप्स होते हैं उसमें जोखिम उठाने की क्षमता अधिक होती है। तो इसके अंदर जोखिम लेने की क्षमता होती है और ये नेतृत्व के गुणात्मक पहलू पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तीसरा जो मॉडल है वो है व्यक्तिगत निर्णय निर्माण। इसमें कहता है कि नौकरशाही या किसी समूह के द्वारा निर्णय की बजाय राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत निर्णय जो होते हैं उनका भी निर्णय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्तिगत जो निर्णय करता है वह स्वयं जो है परिस्थितियों का मूल्यांकन करता है और उस व्यक्ति विशेष का जो दृष्टिकोण है, उसका विषय का ज्ञान है, उसकी सूचनाओं का आधार है, वो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करता है। होल्स्टी का अभिमत है कि निर्णय की गुणवत्ता और दूरगामी परिणाम जो है वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि जो निर्णय लेने वाला व्यक्ति है उसकी योग्यता क्या है, उसकी समस्या समाधान की क्षमता क्या है, उसकी सहन शक्ति कितनी है और उस सूचनाओं का सही आकलन करने की कितनी सामर्थ्य रखता है। इनके आधार पर ही डिसीजन लिए जाते हैं। इन तीनों मॉडलों के संबंध में होल्स्टी की राय है कि इन मॉडल्स की उपयोगिता और सार्थकता जो है वो किसी संकट, किसी संघर्ष या किसी परिस्थिति विशेष या समस्या पर निर्भर करती है कि समस्या कैसी है, परिस्थितियाँ कैसी है, उनके आधार पर ये अलग अलग मॉडल सार्थक होते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो उसके नेतृत्व करता है उनको व्यक्तित्व को और नौकरशाही की संस्थागत जो प्रणाली है उनके तौर तरीकों पर आज विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। निर्णय निर्माण को प्रभावित करने में न केवल राजनीतिक व्यक्तित्व का बल्कि नौकरशाहों के माइंडसेट का भी अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि राजनेता इतने दक्ष नहीं होते हैं। वो जो अपने यहाँ पर जैसे विदेश मंत्री निर्णय लेता है तो विदेश मंत्री स्वयं इतना बहुत ज़्यादा दक्ष नहीं होता, उसके साथ जो टीम काम कर रही होती है, ब्यूरोक्रेट्स की, IFS ऑफिसर्स की जो टीम काम कर रही होती है, नौकरशाहों की जो टीम उसके साथ होती है, वो क्या सूचनाएं देते हैं, कितना उसको कन्विंस करते हैं, उसके आधार पर वो डिसीजन लेता है। तो नौकरशाही के माइंडसेट का अध्ययन भी इसमें किया जाना चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थिर नहीं होती है और निर्णयकर्ता जो है उनके अंदर परिस्थितियों का आकलन करने की दक्षता, क्षमता नहीं है, तो संकट का समाधान होने की बजाय संकट गहरा जाता है और इसका दुष्परिणाम जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर छोटे देशों और विकासशील देशों को उठाना पड़ता है। जैसे 2003 में जो अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया और बहाना ये बनाया कि इराक में सद्दाम हुसैन के पास जैविक और रासायनिक हथियार हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ हमले के पक्ष में नहीं था, तो अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके इराक पर आक्रमण कर दिया। उसकी कीमत इराक की जनता ने तो चुकाई, अमेरिका के लोगों को भी चुकानी पड़ी, युद्ध का खर्च वहन करना पड़ा। अमेरिका के विरुद्ध रोष इस्लामिक देशों में बढ़ा और बाद में पता चला कि इराक के पास तो कोई जैविक और रासायनिक हथियार नहीं थे। तो कई बार संकट का समाधान होने की बजाय संकट गहरा भी जाता है। जो क्वेश्चन इससे आता है आज के इस टॉपिक से वो है
कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के निर्णय निर्माण उपागम को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। आपकी जो बीए थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस के एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोरोना महामारी में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।